नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। 2027 में होने जा रही उत्तर प्रदेश की चुनावी लड़ाई में एक और योगी आदित्यनाथ हैं, दूसरी तरफ अखिलेश यादव। वैसे तो अखिलेश यादव ने योगी के खिलाफ पीडीए के फॉर्मूले को ही आजमाने का साफ संकेत दिया है। वो अब भी पीडीए की ही बात कर रहे हैं, लेकिन सवाल है कहीं पीडीए के अखिलेश के समीकरण में सेंध तो नहीं लग जाएगी। असदुद्दीन ओवैसी ने कल बहराइच से अपने चुनावी अभियान की शुरुआत कर दी है। बड़ी मुस्लिम आबादी वाली उस मटेरा सीट पर अपना उम्मीदवार भी घोषित कर दिया है जिस पर समाजवादी पार्टी कभी नहीं हारी। मतलब ऐसी सीट पर पहला उम्मीदवार नहीं उतारा जो पिछली बार बीजेपी ने जीती हो या एनडीए के किसी उम्मीदवार ने जीती हो। सीधा ऐसी सीट पर अपने उम्मीदवार को उतारा है, मटेरा सीट पर जो समाजवादी पार्टी यानी अखिलेश यादव की पार्टी ने जीती। हालांकि ओवैसी मुसलमानों की हिस्सेदारी के नाम पर बीजेपी को हराने वाले किसी भी दल से गठबंधन करने को भी तैयार बताए जा रहे हैं। उधर समाजवादी पार्टी के सामने कांग्रेस की 170 सीटों की डिमांड सामने आ गई। सवाल है कि सियासी समीकरणों के पेच में अखिलेश किस तरह योगी का मुकाबला करेंगे। क्या अखिलेश अकेले होंगे या गठबंधन के दम से बीजेपी से लड़ेंगे। यूपी में योगी वर्सेस अखिलेश या पिक्चर अभी बाकी है। हल्ला बोल में आ जाएगी चर्चा। पहले ये रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश में मुसलमान वोटों की जंग में पहला दांव असदुद्दीन ओवैसी ने चल दिया है। ओवैसी ने बहराइच की बड़ी मुस्लिम आबादी वाली मटेरा सीट पर शौकत अली को एआईएमआईएम उम्मीदवार घोषित तो किया ही, मुस्लिम वोटों की दावेदारी का दावा करने वाले विपक्षी दलों से यह साफ कह दिया कि या तो हमें साथ लो या फिर मुकाबले के लिए तैयार रहो। अगर कोई दोबारा बीजेपी को सत्ता में आने को रोकने की ये कोशिश करता है तो मैं यहाँ पर खड़े होकर कह रहा हूँ कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उनका साथ देने के लिए तैयार है। अगर इज्जत के साथ बातचीत होगी, हिस्सेदारी की बातचीत होगी तो मजलिस और ओवैसी तैयार है। मगर अगर तुम बीजेपी को रोकने के नाम पर मुझसे और मटेरा की जनता से कहोगे कि तुमको दरी बिछाना पड़ेगा, अब दरी नहीं बिछाई जाएगी। ओवैसी अभी बीजेपी पर जितने हमलावर हैं, उतना ही आक्रामक अखिलेश यादव पर भी हैं। साथ ही जब ओवैसी सीधे सीधे मुस्लिम वोटों पर दावा कर रहे हैं, तब समाजवादी पार्टी गठबंधन के लिए ओवैसी पर भरोसा करने की स्थिति में नहीं है। हालांकि मुस्लिम वोटों का बिखराव ना हो, इसलिए समाजवादी पार्टी अभी किसी संभावना को नकार भी नहीं रही। ओवैसी ने कहा है कि भाजपा के लिए हम भाजपा को हराने वाले दल का समर्थन करेंगे। भाजपा को हराने वाला जो भी होगा उसका स्वागत। इस बीच समाजवादी पार्टी के सामने इंडिया गठबंधन की सहयोगी कांग्रेस भी सीटों को लेकर अपनी मांगे अभी से रखने लगी है। सांसद इमरान मसूद यूपी में कांग्रेस के लिए 170 सीटों की बात कर रहे हैं। 170 सीट हमने ए कैटेगरी की लिस्टेड कर करके सूची सौंप दी है। बाकी बी कैटेगरी हम लोग जो काम कर सकते थे वो सब कर लिया हमने। स्पष्ट कर तो हम किसी से कुछ नहीं मांग रहे हैं, हमें कुछ भीख में नहीं चाहिए किसी से भी। टेबल पर डिस्कशन होगा, बात होगी, तब उसके अंदर तय होगा। हम कब मांग रहे हैं आपसे कुछ भी। आप देने वाले नहीं हो, कोई भी देने वाला नहीं है, हम भी नहीं कह रहे हैं। और कांग्रेस अगर अकेले लड़ती तो शायद बेहतर और रिजल्ट होते, 6 से ज्यादा एमपी होते हम। हो सकता है बीजेपी ज्यादा बढ़ जाती। यूपी चुनाव के लिए गठबंधन और सीटों का बंटवारा अखिलेश यादव के लिए तालमेल का मसला तो हो सकता है, लेकिन अखिलेश यादव भी जानते हैं कि इस सब से इतर उन्हें सीधी लड़ाई योगी आदित्यनाथ से लड़नी है। लिहाजा अखिलेश न सिर्फ 9 साल के योगी के कामकाज पर सवाल उठा रहे हैं, बल्कि उनकी छवि पर प्रहार भी कर रहे हैं। 2017 से पहले हमारे पत्रकार भी नहीं जानते थे कि कोई योगी जी कोई हैं, तो 2017 से पहले उनकी ही पहचान नहीं थी कोई। चुनाव में योगी आदित्यनाथ का जोर अपनी सख्त प्रशासक की छवि और यूपी को विकास के मैप पर ले आने की कोशिशों पर रह सकता है। सोमवार से जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से कमर्शियल उड़ानें शुरू हुई। इस मौके पर योगी एयरपोर्ट के लिए जमीन देने वाले किसानों से मिले। उधर 2 दिनों पहले उन्होंने अखिलेश की बेटी पर सोशल मीडिया पर हुई आपत्तिजनक टिप्पणी पर भी प्रतिक्रिया दी थी। बेटी बेटी होती है, बेटी का सम्मान होना चाहिए। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की पुत्री के खिलाफ कुछ लोगों ने गलत टिप्पणियां की थी। बेटी के खिलाफ कोई भी अपमानजनक टिप्पणी स्वीकार्य नहीं होनी चाहिए। ये सारे बयान जाहिर करते हैं कि 2027 के यूपी चुनाव में बड़े नेता कैंपेन को किधर मोड़ सकते हैं। योगी अखिलेश, कांग्रेस और ओवैसी के संकेतों से साफ है कि यूपी का चुनाव दिलचस्प होगा।
सारे उत्तर प्रदेश और भारत को मालूम हो जाए कि बुलडोजर से नहीं डरने वाले, एनकाउंटर से नहीं डरने वाले, आई लव मोहम्मद बोलने से नहीं डरने वाले। प्रेम शुक्ला राष्ट्रीय प्रवक्ता बीजेपी के, अखिलेश प्रताप सिंह राष्ट्रीय प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, अनुराग भदौरिया प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, सतीश प्रकाश राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर और वारिस पठान प्रवक्ता एआईएमआईएम के कुछ देर में जुड़ेंगे। लेकिन अनुराग भदौरिया जी, एक सीधे सवाल के साथ मैं शुरुआत आज आपसे इसलिए करना चाहती हूं क्योंकि अगर विपक्ष को लड़ना है बीजेपी से तो एकजुटता भी एक जरूरी चीज होती है। ऐसे में सीधा कह रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी कि हम गठबंधन में शामिल होने के लिए तैयार हैं। अनुराग भदौरिया जी, समाजवादी पार्टी को ओवैसी साहब कबूल हैं या नहीं है? देखिए, हम लोग तो प्रभु के आदर्श और आचरण को अपनाने वाले लोग हैं। 2027 में उत्तर प्रदेश के अंदर में राम राज लाने की स्थापना करेंगे और जो जिताऊ सीट होगी वो मेरा फार्मूला होगा। और जिन नेताओं की आप बात कर रहे हो वो नेता चुनाव के समय क्यों आते हैं, किस लिए आते हैं, किनके कहने पे आते हैं, वो सभी जानते हैं। और उनके जो ईंधन जो मिलता है उनके जहाज़ों में, ये भी सभी जानते हैं। इसलिए उन नेताओं को जनता भी जानती है, इसलिए जनता भी उनको बहुत महत्व नहीं देती है। हमारा मकसद है उत्तर प्रदेश और देश कैसे विकास के रास्ते पे जाए। नहीं, अब उनको पता है, सबको पता है। ओवैसी जी का नाम भी लेने से आप परहेज कर रहे हैं। उनके विमान का ईंधन कौन दे रहा है? सुनिए ना मेरी बात। नहीं, मैं कह तो रहा हूं कहां से मिलता है, किसको मिलता है, कैसे मिलता है, ये पूरा हिंदुस्तान, उत्तर प्रदेश की जनता जानती है। इसीलिए उनको हर प्रदेश में ऐसे लोगों को जनता नकार देती है। क्योंकि जब चुनाव के समय जब ऐसे लोग आते हैं, रैली करते हैं, मीटिंगें करना शुरू करते हैं, तो सब समझ जाते हैं कि इनका मकसद क्या है। क्योंकि जनता है ना, सब जानती है अंदर क्या है, बाहर क्या है, कहां मिले हैं, किधर नहीं मिले हैं। ये विकास की राजनीति करेंगे कि नफरत की बात करेंगे, ये जोड़ने की बात करेंगे कि तोड़ने की बात करेंगे, किसी को फायदा पहुंचाने की बात करेंगे। इसलिए जनता है, सब जानती है, और वो भी देश की जनता, हिंदुस्तान की जनता। रामगोपाल जी असल में कह रहे थे जी, रामगोपाल जी कह रहे थे कि जो भी बीजेपी को हराएगा वो सब हमको कबूल है। वैसी साहब पर ही सवाल था, इसलिए हमको लगा कि कुछ दिल विल बदला है क्या? देखिए, नहीं, वो मैंने कहा ना, जो बीजेपी को हराएगा, जो बीजेपी को जिताएगा नहीं। अच्छा। आप ठीक से सुनिए, जिताने वाले को नहीं। कुछ लोग बीजेपी को जिताने के लिए चुनाव लड़ते हैं ना, ये भी तो आप जानते हैं ना। शुक्ला जी, आप जानते हैं, सब पूरा देश जानता है कि कौन बीजेपी को जिताने के लिए लड़ता है। शुक्ला जी वो कह रहे हैं कि आप ही को जिताने के लिए लड़ते हैं। वो बिहार में हमको जिता रहे थे, तेलंगाना में हमको जिता रहे थे। तेलंगाना में तो असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी जो है वो रेवंत रेड्डी को अत्यंत प्रिय है। और रेवंत रेड्डी भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री नहीं, रेवंत रेड्डी कांग्रेस के मुख्यमंत्री है। और रेवंत रेड्डी के साथ तेलंगाना में जो कंधे से कंधा मिला के पहले, वो जो है हमारे कहने पे जिताते हराते। फिर कांग्रेस के साथ गठबंधन में क्यों रहते हैं? 2004 से 2014 तक कांग्रेस की केंद्र की सरकार को असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम ने समर्थन दे रखा था। आंध्र प्रदेश, जब संयुक्त आंध्र प्रदेश की सरकार थी, उसको एआईएमआईएम का समर्थन था। अभी इमरान प्रतापगढ़ी जो कांग्रेस के राज्यसभा सांसद महाराष्ट्र आते हैं, उनको वोट तो एमआईएम ने किया था। तो जो एमआईएम जो है कांग्रेस समेत सेकुलर दलों के समर्थन में मतदान करती है, तो हमको जिताती हराती है। अरे हमको जनता जिताती हराती है जी, हम जनता के भरोसे हैं। और जनता का प्रचंड, अभी बंगाल में एमएम ने हमको जिताया, जनता ने जिताया। बंगाल में, बिहार में जनता ने जिताया। आज 22 राज्यों में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार है। तो वो इसको अखिलेश जी एक बार बोल लें, उसके बाद से मैं आ रही हूँ आपके पास। अखिलेश जी, ये बात में तो दम है जो प्रेम शुक्ला जी कह रहे हैं, क्योंकि गाहे बगाहे रेवंत रेड्डी जी असदुद्दीन ओवैसी साहब की जो बड़े भाई हैं, उनकी बीच बीच में बड़ाई करते रहते हैं। तो कहते हैं फिर ये रिश्ता क्या कहलाता है? अंजना, देखे जब चुनाव होगा ना, तो मुद्दों पे चुनाव होंगे उत्तर प्रदेश में। आज मुद्दा क्या है देश में? मुद्दा यही है कि बीजेपी न राम भक्त है, न राष्ट्र भक्त है, न गौ भक्त है। राम भक्त होते अयोध्या में हजारों करोड़ के घोटाले की सीबीआई जांच बिठाते, पारदर्शिता से न्यायालय के देखरेख में। सब जगह से अब सूचनाएं आ रही हैं, रिकवरी हो रही है, चढ़ावा हिंदू सनातनी
राम भक्तों के चढ़ावे का पैसा और क्या क्या चीजें गायब हो गया है। खामोश है वाजपेयी। ये कोई राम भक्त इस तरह से खामोश नहीं रह सकता। दूसरी बात, ये गौ भक्त भी नहीं है। सनातनी कह रहे हैं कि गौ हत्या पे बंद हो जाए, गौ को राष्ट्रमाता राज्य माता घोषित किया जाए। दूसरे धर्म वाले भी कह रहे हैं, लेकिन ये खामोश हैं। ये उसको मांस का एक्सपोर्ट कराने में लगे हैं, उनसे चंदा ले रहे हैं। मुद्दों पे चुनाव होगा। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था हर तरह के क्राइम में नंबर 1 आ चुका है उत्तर प्रदेश। महिलाओं के साथ, नौजवानों का भविष्य उत्तर प्रदेश से पूरे देश में बर्बाद कर रखी है बीजेपी ने। दर्जनों परीक्षाएं यूपी में लीक हुई। ये भूल रहे हैं कि जिस देश के नौजवानों का भविष्य बर्बाद होता है, उस देश का भी भविष्य सुरक्षित नहीं रहता है। लेकिन इन्हें सिर्फ अपनी सत्ता चाहिए। नौजवानों के साथ, उनके भविष्य के साथ किस तरह से खिलवाड़ कर रहे हैं। परीक्षाएं लीक हो रही हैं, बताएंगे कि हमारे दुनिया में हम विश्व गुरु हैं, परीक्षा तक नहीं ठीक ठाक करा पा रहे हैं। देखिए अंजना जी, न हिंदू खतरे में है, न मुसलमान खतरे में है। खतरे में इस प्रदेश और देश में नौजवान खतरे में है। अब रही आपकी बात राजनीतिक, 24 में बीजेपी हाफ थी, 27 में बीजेपी साफ हो जाएगी। और अभी आप जिसकी बात कर रही थी, वैसे छोटे रिचार्ज हैदराबाद वाले भाई साहब की, हिंदुस्तान में हमारे लोकतंत्र को रौंदा लूटा जा रहा है मोदी जी की बीजेपी के द्वारा। उस पर हमला क्यों नहीं करते हो वैसे साहब? यहां आके जो बीजेपी के ऊपर नकेल लगता है या बीजेपी को से जो लड़ रहा है उस पर हमला करते हैं। ये रिश्ता क्या कहलाता है? बंगाल में और जो हमारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे अमेरिका हमारे देश के साथ ऐसा सलूक कर रहा है, व्यवहार कर रहा है, हमारे नाविकों को मार रहा है, सब कुछ कर रहा है, हमारी इकोनॉमी डुबो रहा है, उस पे ओवैसी साहब मोदी जी की निंदा क्यों नहीं करते? ठीक है, जो मोदी बीजेपी से लड़ता है उस पे ओवैसी साहब लड़ते हैं। इसका मतलब क्या है? रिश्ता क्या कहलाता है? इसमें कुछ समझाने की जरूरत है क्या? तो रेवंत रेड्डी उनको गरीबों का मसीहा क्यों बता रहे हैं अखिलेश जी? कौन? आपके मुख्यमंत्री है ना रेवंत रेड्डी। कौन बताया, किसने बताया, कब बताया, क्या बताया? हम जो बता रहे हैं हम उसकी बात कर रहे हैं। अगर ये सत्य ना हो तो बताइए। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ना है आपके। अरे आप पता नहीं कौन बताया, किसने बताया, कब बताया, हमें क्या पता? अनुराग जी, और आप लोगों के कहने पे हम कैसे मान लें? हम जो कर रहे हैं उस पर कुछ कमी हो तो बताइए। अभी बंगाल में जवाब देंगे शुक्ला जी, उसका जवाब शुक्ला जी देंगे। अनुराग जी, हाँ अनुराग जी जल्दी से एक बार ये बताइए, ये आप हाँ अनुराग जी जरा ये बताइए, जरा ये जैसे ही वारिस पठान जुड़ते हैं हमें बताइएगा, उसके बाद मुझे सतीश जी के पास भी जाना है। एक बात बताइए अनुराग जी, क्या आपके जो सांसद है जावेद अली वो क्या बोल रहे हैं? अभी आप लोग हमेशा कहते हैं कि ये बीजेपी वाले हिंदू मुस्लिम करते हैं, अब ये जावेद अली क्या कह रहे हैं? पहले सुना देते हैं ना दर्शकों को, सुनाइए, फिर अनुराग जी हम लोग को समझाएंगे कि वो दरअसल क्या कह रहे हैं। जहां अल्पसंख्यकों की आबादी कम है, जहां बहुसंख्यक ज्यादा तादाद में रहते हैं और भारतीय जनता पार्टी के द्वारा फैलाए गए जहर को बहुसंख्यक आवाम निगलने लगा है, वो जहरीला हो गया है काफी हद तक। मैं आरोप नहीं लगा रहा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा माहौल पैदा कर दिया कि आज उत्तर प्रदेश के अंदर और हिंदुस्तान के अंदर आपस में जो एक दूसरे पर विश्वास होता था, वो विश्वास धर्म के आधार पर काफी उसके अंदर कमी आई है और वो विश्वास टूटा है। आप ही के सांसद हैं अनुराग जी, वो कह रहे हैं कि आप जहरीले हो गए हैं। मैंने पूरा सुना। उन्होंने कहा भारतीय जनता पार्टी द्वारा जो नफरत की राजनीति की जाती है, इसलिए नफरत की बात होने लगी है। थोड़ा शब्दों का फेर है, बस वो शब्द ऐसे हो गए तो उसको आपने पकड़ लिया। भारतीय जनता द्वारा भारतीय पार्टी जो फैलाती नफरत की आग, जैसे आपने देखा पार्लियामेंट के अंदर में किस तरह से रमीत विदुड़ी की जो भाषा शैली थी, कौन सी भाषा शैली थी
या जिस तरह से आपने भाषा शैली देखी होगी जब हमारे 26 बहनों का सिंदूर जड़ा था, या राजा सिंह जो भाषा शैली के इस्तेमाल करते हैं वहां पे आंध्रा में, तो जो भाषा शैली भारतीय जनता पार्टी इस्तेमाल करती है आपस में नफरत की। और मैंने आपको बोला था कि उत्तर प्रदेश के अंदर में समाजवादी पार्टी राम राज लाएगी 2027 में। उसका रीजन क्या है? हम छात्रों का सम्मान होगा वहां पे, वहां नीट का पेपर लीक नहीं होने दिया जाएगा, पर्चे जिस तरह से लीक होते हैं। धर्म का सम्मान होगा, किसानों का सम्मान होगा, महिलाओं का सम्मान होगा, विकास की बात होगी, रोजगार की बात होगी, वहां पे नफरत की बात नहीं होगी, नफरत की कोई जगह नहीं होगी, और हर व्यक्ति का सम्मान होगा। जो पीड़ित होगा उसको न्याय मिलेगा। ये हमारा लक्ष्य है जो हम चाहते हैं उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाना। इसलिए मैंने बोला कि 2027 में समाजवादी पार्टी राम राज की स्थापना करेगी। हर व्यक्ति, हर धर्म सुरक्षित होगा, हर व्यक्ति को न्याय मिलेगा, कोई पीड़ित नहीं होगा, चाहे कोई हो, शंकराचार्य जी हो या जिस तरह से हमारे प्रभु राम के, हमने तो कहा ना प्रभु राम के आदर्श आचरण को अपनाने वाले लोग हैं। जैसे प्रभु राम के वहां पे आपने देखा, वहां पे दान पात्र में जिस तरह की घटना, चोरी की घटना सामने आ रही है, इसकी आवाज किसने उठाई? समाजवादी पार्टी ने। जब वहां पे नहीं सुनिए, उसकी आवाज समाजवादी पार्टी ने उठाई। किसने उठाई? जब यहाँ पे अत्याचार हो रहा था शंकराचार्य के ऊपर में, तो आवाज किसने उठाई? समाजवादी पार्टी ने। जब बटकों को यहाँ पे चोटी पर शिखा का अपमान हुआ तो आवाज किसने उठाई? समाजवादी पार्टी ने। समाजवादी पार्टी ने अयोध्या में जब जमीन पे दिक्कतें हो रही थी, घोटाला हो रहा था 2 करोड़ या 18 करोड़, तब भी आवाज किसने उठाई थी? समाजवादी पार्टी ने। समाजवादी पार्टी प्रभु के आदर्श, बार बार मैं कह रहा हूं, आदर्श आचरण को अपनाती है। उनके नाम, वो मेरी आस्था का विषय है, राजनीतिक विषय नहीं है। भारतीय जनता पार्टी राजनीति तो करेगी प्रभु के नाम पे। तब तो आज आप अनुराग जी कई बार भगवान राम का नाम ले लिए, आपके लिए निजी आस्था का विषय है, फिर भी अब टीवी पर आप लोगों को बार बार बोलना पड़ रहा है। ये भी राजनीति है जिसको सब देख रहे हैं। लेकिन शुक्ला जी, इसी चुनाव में जनता ये भी तो पूछेगी ना कि भाई एग्जाम ही नहीं करा सकते हो आप लोग, तो यही जनता पूछेगी ना, उन बच्चों के माता पिता पूछेंगे ना कि एग्जाम का है बार बार पेपर लीक होता है। उसका जवाब भी देंगे, पेपर लीक पे कार्रवाई भी करते हैं। अशोक गहलोत तो पेपर लीक वालों को संरक्षण देते थे, और अखिलेश यादव की सरकार में तो पीसीएस की परीक्षा में एक ही जात के लोग सारे के सारे पास होते थे। यादव समाज की मेधा बढ़ गई थी। पीसीएस की परीक्षाओं में सबसे अधिक प्रतिशत में यादव पास होते, तो पेपर लीक नहीं होता था जी। और पेपर सीधा जो है हल करके कॉपी उनकी जो है सबमिट कर दी जाती। तो जो लोग बाबर की वल्दियत लगाते रहे, आज वो प्रभु राम का नाम ले रहे हैं, यही बहुत परिवर्तन है। यही कहते हैं कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे दुख का है को होए। तो जब सत्ता में बैठे थे तब राम भक्तों पर गोलियां चलाकर मां सरयू के जल को लाल करने का कुकर्म करते थे, और सत्ता में जब थे तो 2016 में भाषण दिया करते थे, मुसलमानों आपके लिए हमने 16 हिंदुओं की अयोध्या में हत्या करवा दी, और क्या करते कार सेवकों की। और तब जो है अफजल अंसारी आपराधिक माफिया का जो है कुत्ते से हाथ मिलाते हैं, तब नोएडा के सीईओ के घर में जो है अफजल अंसारी घुसकर जो है उसको उसके हाथों जो उसको प्लॉट पसंद आता है वो लिखवा लेता। कहते नहीं अफजल अंसारी के साथ कार्रवाई नहीं करनी है, मुख्तार अंसारी की कब्र में जाकर जो है पाटियां पढ़ना है, रामलला के मंदिर में दर्शन करने नहीं जाने हैं, और राम भक्तों पर गोलियां चलवानी है। आज इनको राम याद तो आ रहे ना, यही बहुत अच्छी बात है। और रेवंत रेड्डी जो है मुख्यमंत्री कौन है, क्या है, कहाँ के है, ये पूछ रहे हैं कांग्रेस के कौन। रेवंत रेड्डी तेलंगाना के मुख्यमंत्री, इतना भी याद नहीं है क्या? इनकी स्मरण शक्ति जो है क्षीण हो गई है क्या? याददाश्त की गोली। उसका जवाब देंगे अखिलेश। अनुराग जी जल्दी से एक कमेंट। वो कह रहे हैं कि इसी बात से वो खुश है कि आपको भगवान राम का नाम लेना पड़ रहा है। राम राज्य आप लाना चाहते हैं, अयोध्या जाने से बचते हैं। बिल्कुल, मैंने कहा ना अयोध्या, मैंने कहा ना प्रभु के सम्मान पे जब भी बात होती है तो समाजवादी खड़े होते हैं। इसलिए मैं प्रभु राम से आग्रह करता हूं, इनको माफ करना शुक्ला जी को। इनसे मैंने आवाज उठाई छात्रों की, प्रभु आपके बच्चों की आवाज उठाई, हमने किसानों की आवाज उठाई, महिलाओं के सम्मान की आवाज उठाई, उस पे प्रभु ये नहीं बोल पाए। प्रभु इनको किस पे याद है? बाबर याद है इनको वो याद है 2014 के पहले कोई भी घटना नहीं उसको बढ़ा चढ़ा के प्रभु ये बोलेंगे। प्रभु इनको माफ करना। ये प्रभु वो लोग हैं जो आपके नाम पे प्रभु राजनीति करते हैं। ये प्रभु आस्था का आस्था मानते ही नहीं। हमने आपके वहां दान पात्र में चोरी की बात उठाई हमने, तो उसमें बोलने को नहीं तैयार है प्रभु। हमने चोरी पे उठाया कि आपके दान पात्र में जो चोरी उस पे आवाज उठाई है प्रभु, ये बोलने को नहीं तैयार है। इनको माफ करना प्रभु, ये लोग नादान हैं तो हमारे भाई, आखिर हमारे हिंदुस्तानी है प्रभु, इनको माफ कीजिएगा।
ये नहीं आवाज उठाएंगे, ये नहीं बोलेंगे। फुल थिएट्रिक्स के लिए, फुल थिएट्रिक्स के लिए आज अनुराग भदौरिया जी आपको 100 आउट ऑफ 100 का मार्क्स दिया जाता है। वारिस पठान आ गए, उसके बाद अखिलेश जी तुरंत आ रही। वारिस पठान जी, अपना स्कोर कार्ड देखिए। इस स्कोर कार्ड से आप किसको धमका रहे हैं? अखिलेश जी को। पिछली बार अगर बीजेपी के सामने कोई खड़ा हुआ वो हुआ, 95 सीटों पर जमानत जब्त हुई थी आपकी, 95 सीट्स पर, इतने पे ही लड़े थे आप, बाय द वे, ये भी याद दिला दें आपको। 95 पर लड़े, 95 वोट 0.49%, आधा फीसदी भी वोट नहीं मिला। और ये अखिलेश जी कह रहे हैं कि सम्मान के साथ बुलाएंगे तो जाएंगे। क्या चल क्या रहा है? देखिए अंजना जी, कल हमारे पार्टी प्रेसिडेंट असद ओवैसी साहब ने बहराइच किया, मटेरा के अंदर एक विशाल जनसभा को संबोधित किया। उस जनसभा में ओपन स्टेज से उन्होंने कहा है कि हमारी मंशा एक ही है, हमारा इंटेंशन, इरादा एक ही है कि हमको बीजेपी को हराना है और ये इंश्योर करना है कि बीजेपी वापस सत्ता में न आए। इसके लिए अगर हमको अलायंस करना पड़ा तो हम अलायंस करने के लिए तैयार है, मगर बाशर्त यह है कि इज्जत के साथ आए और बराबरी की बात हो। अब हम दरी नहीं बिछाएंगे, अब हिस्सेदारी की बात करो, सामने से आएंगे, इज्जत के साथ बैठेंगे, कंधे से कंधा मिलाएंगे, बीजेपी को हराएंगे। क्योंकि होता क्या, हम फिर बाद में चुनाव लड़ते हैं ना। बिहार में भी आपने देखा, पहले इनको ऑफर दिया नहीं है, फिर हम जब चुनाव लड़ने के लिए गए, ये सबके सब आ गए, बीटी में, डीटी में, सीटी में। हालांकि हमको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसने पहले से बोल दिया हमने। और आज देश देख रहा है, बी टीम, डी टीम, सी टीम जो बोलते थे हमको, आज कहां जा रहे हैं? सबके सब कहां जा रहे? बीजेपी की गोद में। आंखों में काबा, दिल में मदीना लेके जो बैठे थे वो भी जा रहे बीजेपी के साथ चाय पी रहे हैं। ये पूरा के पूरा सर उद्धव ठाकरे वाले वहां पे पहुंच गए, एसडीसीपी वाले पहुंच गए। हमको बीजेपी की बी टीम बोलते बोलते सबके सब जाके ए टीम के अंदर गोद में बैठ गए, यही डरा डरा के। और देखिए इस तरफ बीजेपी है, बीजेपी तो नफरत से भरी हुई है मुसलमानों के लिए। उनको मस्जिद से नफरत, मदरसे से नफरत, खाने से नफरत, हमारे हिजाब से नफरत, सब चीज से नफरत है ही। अखिलेश जी, तरफ ये सॉफ्ट, अखिलेश जी कह रहे हैं, अरे वारिस भाई, अखिलेश जी कह रहे हैं कि आप उनको जिताने के लिए आते हैं चुनाव में। वारिस जी, अखिलेश जी कह रहे हैं कि आप सिर्फ उनको जिताने के लिए आते हैं। अरे यही डरा डरा के वहां की पब्लिक का गलत, टोटल गलत है अंजना जी। कहां जिताने के लिए जा रहे हैं? क्या किया इन लोगों ने? चलिए, ये हराई क्या बीजेपी को? पिछली मर्तबा बीजेपी क्या बोलता है? हिंदू को डराता है, हिंदुत्व खतरे में, उनको वोट ले लेते हैं। एसपी क्या करता है? अरे इनको वोट देगा, बीजेपी जीत जाएगा, वोट लेते, हरा नहीं सकते जाके वहां पे, और इल्जाम हमारे ऊपर ढकेलते हैं। वोट लेते हैं सेकुलरिज्म के नाम पे और सबके सब जाके डाल देते हैं बीजेपी की गोद के अंदर। सबके सब यही निकले। कितनी बार लोगों के आंसू पहुंचने आए? अरे जनता की आवाज उठाते थे, उठाते रहेंगे। चुनाव होते याद आ गई जनता। उत्तर प्रदेश की जनता चुनाव होता है, वहां पे हमारी पार्टी ने मेहनत की है, अरे मेहनत की है, ग्रासरूट लेवल के ऊपर वो मेहनत हुई है, और दर्द में जनता को छोड़ के भाग जाते हो हैदराबाद। अरे हैदराबाद नफरत फैला रहा है, कौन नफरत फैला रहा है? ये तो बताओ। करते रहते हो, और जैसे चुनाव आता है वैसे ही ईंधन पता नहीं कहां से लाते हो। अरे सुनिए अंजना जी का आवाज, ठीक है अनुराग जी, अब जवाब सुन लीजिए, फिर मुझे जाना है सतीश जी के पास। पार्टनर है ना आपके, सुनिए अनुराग जी, सुनिए मेरे दोस्त, आपके जो अलायंस पार्टनर थे ना उद्धव ठाकरे, उन्होंने महाराष्ट्र इलेक्शन के बाद प्रेस को कहा है पूरा कि महाराष्ट्र में पूरी तरह से बीजेपी की मदद की थी समाजवादी पार्टी ने। बीजेपी की असली बी टीम समाजवादी पार्टी है। और आपके बीजेपी के जो समाजवादी के जो अध्यक्ष थे, ये लखनऊ से क्यों आए औरंगाबाद? हमारा जो वहां का एक्स एमपी था इम्तियाज जलील साहब को हराने के लिए। कोई इनका ग्रासरूट पे काम नहीं था, फिर भी समाजवादी पार्टी ने कैंडिडेट वहां खड़ा किया जिसने सिर्फ 4000 वोट लिया, मगर आपने हराया हमारे आदमी को, बीजेपी को वहां से जिता दिया। अब कौन बी टीम है, कौन नफरत फैलाने आ रहा है, कौन किसको जिताने आ रहा है, पूरा देश दुनिया देख रहा है। अनुराग जी, आप मानो या नहीं मानो, आप हंस के टाल देंगे, क्योंकि आप क्या कर सकते, आपको तो फंसा दिया अखिलेश ने ना। अंजना जी के शो में आप आके बैठ गए, आप बोल नहीं सकते। जवाब दो मेरी बात का। चलो, क्या था आपका औरंगाबाद में? क्यों हराया हमको आपने वहां पे आके 4000 वोट लेके? क्यों जिताया बीजेपी को आपने? जवाब दो अंजना जी को, जवाब दो। पूरा देश जवाब जानना चाहता है, जवाब दे दो हमारे को। हम तो बोला भी नहीं। अरे जीतेंगे। अरे इस मर्तबा देख लीजिए, जनता हमको मोहब्बत से, दुआओं से, इतने भरपूर वोट से नवाजेगी, अच्छी रीत से कामयाब है। आप हो अखिलेश, उसके बाद मुझे सतीश जी के पास जाना है। थोड़ा सा, बहुत देर से आप हाथ उठाए इसलिए मैं रही हूँ। लेकिन एक सेकंड अखिलेश जी, ऐसा कोई नियम कानून तो है नहीं कि भाई असदुद्दीन ओवैसी जी नहीं लड़ सकते हैं? इन्होंने बिहार में लड़कर सबको, देखिए ना, आपकी पार्टी के बराबर लगभग सीटें ले आए अगर बिहार में, तो ये तो कोई बात नहीं है ना कि क्यों लड़ेंगे, ये क्यों आएंगे लड़ने के लिए? अरे कौन कह रहा न लड़े? बात यहाँ पे ये हो रही है आपके द्वारा या इनके द्वारा कि वो बीजेपी को हराना चाहते हैं। अब यहीं पे देख लीजिए, अभी ओवैसी साहब बोले, बीजेपी के खिलाफ एक लफ्ज बोले अभी तक यहीं बैठ करके,
सिर्फ लड़के हराने की बात करते हो भाई। जो पूरे साल 5 साल इस देश को बर्बाद कर रही है बीजेपी आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में, उनके जो ऐसे कृत्य हैं, देश जिससे बर्बाद हो रहा, नौजवानों का भविष्य खतरे में जा रहा है, सब महंगाई से लेकर हर फ्रंट पे, उस मोदी जी को से कब लड़ोगे? चुनाव में लड़के जीतने की या मदद बीजेपी को हराने के लिए आते हो, लेकिन मुद्दों पे कब बीजेपी को हराओगे? यहां पे भी नहीं बोल रहे हो, तो लोग समझते नहीं है क्या? और देखिए, जहां तक रहे भाई बीजेपी की, ये मैंने कहा ना, सुविधा के राम भक्त हैं, चढ़ावा खाते हैं, बनेंगे राम भक्त। ये सिर्फ नाथूराम भक्त हैं, ये सिर्फ नाथूराम भक्त हैं, कोई राम भक्त नहीं है। अगर ये जिस प्रकार से लाखों करोड़ों भक्तों, राम भक्तों के श्रद्धा का चंदा ये वर्षों से लूट रहे हैं, चढ़ावा लूट रहे हैं, जमीन में घोटाला किए हैं, पूरी की पूरी शिला पूजन से लेकर अब तक इस सब की सीबीआई, ईडी से और अदालत के नेतृत्व में जांच नहीं हुई, तो समझ लीजिए कि बीजेपी ही तो लिप्त है उसमें, और कौन लिप्त है? तीसरी बात, अदालतें उत्तर प्रदेश की सरकार को कोस रही हैं, रोजाना हर हफ्ते 2-3 फैसले आ रहे हैं। अभी आया कि उत्तर प्रदेश की पुलिस अपने पॉलिटिकल आकाओं के इशारे पे काम करती है, न कि कानून व्यवस्था और संविधान के विरुद्ध हिसाब से काम करती है। यहाँ के गृह प्रमुख सचिव, गृह या मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव के खिलाफ हाई कोर्ट ने स्ट्रक्चर पास किया। यहाँ पे पहली सरकार है उत्तर प्रदेश की जिसने अपराधियों से मुकदमे वापस लेने के लिए कानून बनाया। उत्तर प्रदेश की सरकार कहती है इतने अपराधी हैं जो, इनके ऊपर क्यों नहीं कार्रवाई हुई, इनको असलहा कैसे मिले, इसकी सूची हमको दो। ठीक है, सतीश जी, फ्रेंडली गवर्नमेंट चल रही है सतीश जो सत्ता के साथ। अखिलेश जी, थोड़ा सतीश जी को भी बोले दीजिए, शुरू से बैठे हुए हैं बेचारे। सतीश जी, आज बड़ा सवाल ये है कि ये लड़ाई तो 2027 की सबसे बड़ी होने वाली है उत्तर प्रदेश में। अब एक तो मायावती फैक्टर भी इसमें रहेगा, क्योंकि ये इतना तो तय ही है कि वो अखिलेश या फिलहाल अखिलेश यादव या कांग्रेस के साथ जाती हुई दिख नहीं रही हैं। अब ओवैसी फैक्टर, क्या आपको लगता है कि वाकई कुछ होगा, जिस तरह से वो सुर बांध रहे और मटेरा में पहला उम्मीदवार उतारे हैं जो कि समाजवादी पार्टी की सीट है? नहीं, देखिए अंजना जी, एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में कोई भी व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है, कोई भी व्यक्ति पार्टी बना सकता है। देखिए, मेरा मानना यह है कि उत्तर प्रदेश की समस्या हिंदू मुस्लिम नहीं है, और उत्तर प्रदेश में तमाम दलों को यह बात माननी चाहिए कि अगर वो सिर्फ हिंदू मुसलमान करेंगे, उत्तर प्रदेश में बाइपोलर इलेक्शन नहीं होना चाहिए। बीजेपी बाइपोलर इलेक्शन को हिंदू मुसलमान में बदल देगी। कहीं ना कहीं अलग अलग दल अलग अलग मुद्दों के ऊपर चुनाव लड़े। बाबर अगर मुद्दा होगा, औरंगजेब अगर मुद्दा होगा, या जो दल उत्तर प्रदेश में काम कर रहे हैं उनको अपने लीडर्स को तमाम, चाहे उनका विधायक हो चाहे उनका एमपी हो, उनको कहीं ना कहीं व्हिप जारी करनी चाहिए कि आप ऐसे किसी मुद्दे के ऊपर नहीं बोलेंगे कि जहां जनमानस के मुद्दे चले जाएं। देखिए, उत्तर प्रदेश की समस्या क्या है? उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी समस्या है बेरोजगारी। हर घर के अंदर एक बेरोजगार व्यक्ति बैठा है। पिछले 8.5 साल से योगी जी ने, पहले 5 साल में तो कोई वैकेंसी नहीं निकल भाई, अभी इस महीने में अगर आप देखेंगे, योगी जी चुनाव को देख करके कहीं ना कहीं रोज का रोज एग्जाम करा रहे हैं। अभी कल जो एग्जाम हुआ है, 70% लोगों ने एग्जाम छोड़ा है। वो 70% लोगों ने बेरोजगारी होने के बाद इसलिए एग्जाम छोड़ा है कि उनको सरकार से अब कोई उम्मीद नहीं है। वो लोग इधर इधर कहीं ना कहीं दूसरे जगह में चले गए। दूसरी बात एक और कहता हूं, एक घोटाला और भी हो रहा है उत्तर प्रदेश के युवा के साथ। एक तो वो बेरोजगार है, उसके पास नौकरी नहीं है। एक, आप अपनी नाकामी छुपाने के लिए, पेपर आउट सेंटर से नहीं हो रहा है, पेपर आउट प्रिंटिंग प्रेस से हो रहा है। आप क्या लगा रहे हैं कि आजमगढ़ के आदमी को मेरठ में पेपर देने के लिए बुलाओगे? आपको मालूम है कितने पैसे खर्च होते हैं? 10,000 रुपए। अगर एक बेटी आजमगढ़ से आकर के गाजियाबाद में अगर एग्जाम देगी तो उसके साथ उसका पिता भी आएगा, उसको बाकायदा होटल में भी रहना पड़ेगा। तो 10,000 रुपए कहां से आएंगे? दूसरी बात, मेरा एक स्पष्ट मानना है कि योगी जी, आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश का 17,500 एनकाउंटर करने के बावजूद भी अगर उत्तर प्रदेश अपराध मुक्त नहीं हो पा रहा तो आपकी सरकार नाकाम है। उत्तर प्रदेश के अंदर बहु बेटा, जी 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 शुक्ला जी, इसका जवाब दीजिए, सीधा डायरेक्ट सवाल है उनका। इतना एनकाउंटर करके अब बेरोजगारी दर से शुरू करते हैं। श्रीमान अखिलेश यादव के मुख्यमंत्री काल में उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी दर थी 5%। आज वो 3.1 तो बेरोजगारी दर को 2.7 नीचे लाने में सफलता अगर किसी को मिली है तो आदरणीय योगी आदित्यनाथ
नेतृत्व वाली सरकार को, और सबसे अधिक पारदर्शी पुलिस की भर्ती हो, शिक्षक की भर्ती हो। नहीं तो जो है पुलिस की भर्तियां हुई थी अखिलेश यादव के कार्यकाल में, हाईकोर्ट के आदेश पर रद्द कर दी गई थी, क्योंकि उसमें जो है एक 4 जिलों के एक जाति विशेष के लोगों के अलावा भर्ती ही नहीं थी। बारी से जाति विशेष के लोगों को भर्ती के लिए, देखिए बीच में लगातार बोले, बीच में नहीं सतीश जी, फिर आवाज नहीं आती। आप दोनों जूम पे है ना, उनका भी ऑडियो नहीं आ रहा, आपका भी ठीक से नहीं आ रहा। रुक जाइए सतीश जी, आपने अच्छा बोला, आप जवाब सुनिए उसका। शुक्ला जी, शुक्ला जी, चार जिलों के एक जात विशेष के लोगों के अलावा अखिलेश यादव के कार्यकाल में पुलिस की भर्ती में और कोई प्रत्याशी पास ही नहीं हो रहे थे, और उन 4 जिलों के उस जात विशेष के लोगों से भी चचा भतीजे जो है वसूली कर रहे थे। ये सबके सामने आई हुई तथ्य है, इसमें मैं कोई ऐसी बात नहीं कर रहा हूँ जो रिकॉर्ड पर नहीं हो। तो हमने बेरोजगारी को भी दूर किया है, महंगाई भी। अब जब जो है मनमोहन सिंह की सरकार थी 12% महंगाई तक हुआ करती थी, आज भी 4% के नीचे महंगाई दर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में है। हमने महंगाई भी नियंत्रित की, हमने बेरोजगारी भी नियंत्रित की, और बातें कर रहे थे भ्रष्टाचार की। कौन? अखिलेश सिंह। अरे भाई, जिसका जो है सबसे बड़ा नेता श्रीमती सोनिया गांधी 420 की अभियुक्त, जिसके नेता राहुल गांधी नेशनल हेराल्ड जो स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा बनाई गई संपत्ति थी उसमें गबन कर लिया हो, जिसने जो मनी लॉन्ड्रिंग के अभियुक्त हो, ऐसे आपराधिक किस्म के लोग जिस पार्टी का नेतृत्व कर रहे हो, जिन्होंने 12 लाख करोड़ रुपयों का भ्रष्टाचार किया हो, जिनके कार्यकाल में यहाँ से जो है तो रुपए चुरा कर इतने भेजे जाते थे, ये सबके सामने हो। सीबीआई को जिसके कार्यकाल में सुप्रीम कोर्ट तोता कहता रहा हो, तो भ्रष्टाचार पर बातें करते हैं। गजब हो गया भाई। नेशनल हेराल्ड के चोर, नेशनल हेराल्ड के गबन करने वाले, नेशनल हेराल्ड के मनी लॉन्ड्रर और 420 के अभियुक्त, जो 420 के केस में आज भी बेल पर है। ये बेशर्मी की हद है कि जहां पर भी होता था जमीन घोटाला, जीजा जी का नाम उसमें से हमेशा निकलता था। तो जीजा जी जो है, जब से उनकी सासू जी जो है सरकार से बाहर गई है, तब से उनका जो है रियल एस्टेट का कारोबार ठप क्यों पड़ गया? जरा इसका भी जवाब दे दीजिए कि जहां जहां कांग्रेस की सरकार, वहां वहां रियल एस्टेट के कारोबारी जीजा जी हो जाया करते थे। ठीक है, तो जीजा जी का जवाब दीजिए, उसके बाद आऊंगी अनुराग जी, क्योंकि सीधा अटैक है ये गांधी फैमिली पर। अंजना जी, चंडीगढ़ और दिल्ली की अदालतों ने यह फैसला सुना दिया है कि हमारे शीर्ष नेतृत्व सोनिया जी, राहुल जी के लोगों ऊपर जो भी मुकदमे फर्जी लगाए थे उसमें कोई तथ्य ही नहीं है। इस व्यक्ति ने जो झूठ बैठ के यहाँ बोल रहा है, अब खारिज कर दिया और कहा कि कोई उसमें, बीच में मैंने नहीं बोला अंजना जी, शुक्ला जी, जब ये झूठ बोले तो मैं इनके बीच में नहीं बोला। आप इनको हटवाइए, आप नहीं, दूर हटाइए इनको पहले। ये आदमी अच्छा, सिर्फ झूठ बोल रहा है। अच्छा, आपको भी अंजना जी याद है कि दिल्ली की कोर्ट ने जांच एजेंसियों को फटकारा कि तुम झूठे आरोप लगाए हो, तुम्हारे पास कोई तथ्य सबूत नहीं है। चंडीगढ़ के कोर्ट ने फैसला सुनाया, 12 साल से झूठे मुकदमे हमारे शीर्ष नेतृत्व पे ये बीजेपी और मोदी जी लगाते रहे। शुक्ला जी, उनको पूरा करने दीजिए, उसके बाद मैं आपसे जवाब लूंगी। अभी आपका ऑडियो नहीं जा रहा है, रुक जाइए। हाँ, लेस मात्र भी किसी भी प्रकार की, अंजना जी आप खुद जानती हैं इस बात को, कि दिल्ली की अदालत ने जांच एजेंसियों को कहा कि लेस मात्र भी किसी भी प्रकार का तथ्य सबूत नहीं है, मुकदमा बनता ही नहीं है। यही बात चंडीगढ़ की अदालत ने कहा है। और यहां बैठ करके सिर्फ जो विपक्ष में है उसका जो है चरित्र हनन करने, उस पर झूठे आरोप लगाने की ये बात करते रहते हैं। 15.5 लाख करोड़ रुपए की घोटाले की सूचना और जानकारी इन्हीं भारत सरकार के सेबी ने दी है। कहां गया पैसा? मिल के लड़िएगा अखिलेश जी। कहां गया पैसा? यहाँ तो 170, हम लोग इमरान मसूद जी का पॉडकास्ट देख रहे थे हम लोग, उसमें वो बता रहे हैं यूपी तक पे उन्होंने दिया 170, हम ए लिस्ट की, ए ग्रेड की सीट्स अलग कर रहे हैं, सब अपना अपना ऐसा डिमांड कर रहे हैं, उधर अलग तेवर दिख रहे हैं। मिल के लड़िएगा ना, एकदम मिल के लड़ेंगे अंजना जी। लेकिन जो झूठ फैला रहे थे, जिसको आपको भी पता है कि अदालत के फैसले दोनों जगह से आ चुके हैं, सबको पता है, लेकिन देश को आपका गुमराह करने के लिए आपका चैनल का उपयोग करता है, इसलिए बात कहनी जरूरी थी। ठीक है शुक्ला जी, छोटा सा जवाब। नहीं, मैं फैक्ट चेक करने के लिए आज तक अब जवाब कहता हूं, फैक्ट चेक करें, क्या श्रीमती सोनिया गांधी आज भी 420 के मुकदमे की एक्यूज रहेंगी?
आज भी नेशनल हेराल्ड का मुकदमा अदालत में विचाराधीन है कि नहीं करे। आज तक तो मैं चुनौती देता हूँ कि अखिलेश सिंह इस चैनल पे बैठकर जो सफेद झूठ बोल रहे हैं उसका फैक्ट चेक किया जाए कि श्रीमान राहुल गांधी, श्रीमती सोनिया गांधी, मैं जब इस बहस को हिस्सा ले रहा हूँ उस समय तक 420 केस के अभियुक्त और जमानत पर रिहा अभियुक्त है कि नहीं, ये सीधी सी मेरी बात है। इसमें क्या है, ये तो आज तक कोई फैक्ट चेक करके बता सकता है। अंजना जी कृपा करके फैक्ट चेक कर दे। ये बात तो है ना अखिलेश जी कि वो बेल पे है। हाँ, क्योंकि जो जानकारी इस केस के बारे में जी बिल्कुल नहीं खारिज हुआ, बेल पर है। कोर्ट ने कहा, जांच एजेंसियों को कहा है कि आपके पास कोई सबूत नहीं है। ये आज झूठे आरोप लगा रहा 12 साल से, झूठे आरोप लगा रहा, क्या प्रूफ किए हो तुम? अच्छा ठीक है, एक दिन अलग से इस केस पर अलग से बहस कर लेंगे। वापस आते हैं यूपी पर। शुक्ला जी दिखा दीजिए, इन दोनों को दिखा दीजिए भाई एक बार। जी अंजना जी का जवाब देने दीजिए। ये 12 साल से हमारे नेता पर झूठे आरोप लगाता है, क्या सबूत है? 12 साल में क्या प्रूफ कर पाया? 12 साल में क्या प्रूफ कर पाया? इनकी जब जांच होगी अंजना जी ने तो 15 साल लगेंगे। सिख से नख तक भ्रष्टाचार किए हैं। इस देश का जर्रा जर्रा बेचा है इस व्यक्ति ने, अपने मित्रों के लिए पूरा देश बेचा। सरेंडर प्रधानमंत्री, एफ-3 फाइलों वाला प्रधानमंत्री, कंप्रोमाइज प्रधानमंत्री, हमारे सैनिकों पे हमला हो जा रहा है, 3 सैनिक मारे जा रहे हैं और अमेरिका के खिलाफ जुबान तक नहीं निकल रही है। ठीक है, आप दोनों की तू मैं हो गई है। वापस आज के विषय पर आते हैं और अनुराग भदौरिया जी, सवाल यह है कि अगर एकजुट होकर लड़ेंगे तो सबके फायदे के लिए होगा, अगर आपको बीजेपी को वाकई शिकस्त देनी है तो। हालांकि एक बार तो बुआ भतीजा का भी जोड़ी काफी पॉपुलर हुआ था। क्या सोच रहे हैं अखिलेश जी गठबंधन को लेकर? देखिए अभी एक बात आई थी सफेद झूठ। अब सफेद झूठ किसको कहते हैं पता है अंजना जी? कह रहे हैं बेरोजगारी दर गिना रहे हैं, और बेरोजगारी कितनी है बता दो। 5 किलो चावल 5 किलो आटा में आपने 80 करोड़ लोगों को जीने पे मजबूर कर दिया है, और कहते हैं रोजगार सबके पास हो गया है। कमाल की बात करते हैं। महंगाई डीजल पेट्रोल 100 के पार है और कह रहे महंगाई है ही नहीं। कमाल की बात कर रहे हैं। कभी बाजार जाके देखो, रुपया तो बहुत ही मजबूत हो गया है। पहले जब 60-65 था तो बहुत कमजोर था, अब 95-96 हो गया तो बहुत मजबूत हो गया आपके हिसाब से। भ्रष्टाचार की बात करते थे, सारे भ्रष्टाचारियों को तो आपने अपनी पार्टी में शामिल कर लिया। सबको ले आए, डायरेक्ट इनडायरेक्ट एनडीए में शामिल कर ले, तो चाहे टीएमसी पे जिन पे आरोप लगाते थे, शिवसेना हो एनसीपी हो, सबको आपने शामिल कर लिया ना अपने पास। तो आप क्या बात कर, पार्टी तोड़ने का काम तो आपके पास है। सारी पार्टियां आपने तोड़ डाली। लोकतंत्र में पार्टियां तोड़ना मतलब एक अंतिम जवाब इसका, 2 लाइन का जल्दी से जवाब शुक्ला जी। देखिए महंगाई भी नियंत्रित हुई और 135% जब महंगाई हुई थी और सीबीआई का डंडा दिखाकर मुलायम सिंह यादव को जो समर्थन दिया जा रहा था, जब मुलायम सिंह यादव जो है दुम दबाकर सीबीआई का डंडा देखकर डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार को समर्थन दे रहे थे, तब 153% जो है पेट्रोल के भाव में। चलिए ठीक, 113% जो है। अभी तो 27 के चुनाव में कितना टाइम है, लेकिन आप देख रहे हैं तापमान कैसे ही चुनाव की चर्चा होते ही गर्म हो जाता है। आज तक देश का सर्वश्रेष्ठ न्यूज चैनल